नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने थर्ड ए एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और देखा था कि कैसे CF निकालते हैं। तो जो भी 4 टाइप के केस थे CF निकालने के, वो चारों के चारों डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, लेक्चर 17 में थर्ड ए के जो एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ कर लिए हैं सभी स्टूडेंट ने। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था एग्जाम्पल नंबर 4 में, तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करेंगे और उसके बाद में थर्ड बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एक्सरसाइज थर्ड ए चल रही है अभी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज थर्ड ए, ठीक है, तो एक्सरसाइज थर्ड ए एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि d4y अपॉन dx4 प्लस m4y इक्वल्स टू 0। तो यह है एग्जाम्पल नंबर 4 कि d4y अपॉन dx4 प्लस m4y इक्वल्स टू 0। तो देखो सबसे पहले तो वही कि d बाई ऑफ dx, तो d बाई dx को आप लिख लो कैपिटल D, तो ये हो जाएगा कैपिटल D4y प्लस स्मॉल m पे पावर 4 y इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लो तो D4 प्लस स्मॉल m पे पावर 4 y इक्वल्स टू 0। और अब मैं लिखूंगा इसकी सहायक समीकरण। तो ध्यान दें कि जब सहायक समीकरण लिख रहे थे भाई, तो मैं बोल रहा था कि आपको कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस कर दो। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल m दे रखा था नोटेशन। ठीक है, कि जो भी सहायक समीकरण थी उसमें हमने चर स्मॉल m कंसिडर कर रखा था। ठीक है, वो हमने अपनी तरफ से लिया था। अब देखो स्मॉल m तो क्वेश्चन में पहले से ही है, तो आप क्या करो, स्मॉल m की जगह कोई और नोटेशन ले लो। ठीक है, तो स्मॉल m की जगह हम कैपिटल M नोटेशन ले रहे हैं। तो ध्यान दें, इतनी देर हम स्मॉल m नोटेशन ले रहे थे, जनरली स्मॉल m ही लेना है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल m है तो हम कोई और नोटेशन ले रहे हैं, तो कैपिटल M। ठीक है, ध्यान रहे। तो सहायक समीकरण हो जाएगी कैपिटल M पे पावर 4 प्लस स्मॉल m पे पावर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस स्मॉल m पे पावर 4 को उधर लेके चलो, क्योंकि रूट्स निकालने हैं ना भाई, इसके मूल निकालने हैं हमें। तो ये कैपिटल M पे पावर 4 इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो माइनस, इस माइनस को तो लिखो आप आयोटा का स्क्वायर, और ये जो M पे पावर 4 है इसको लिख लो आप m स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे। देखो तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, तो स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा कैपिटल M स्क्वायर, वर्गमूल ले रहे हैं ना भाई, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा और स्मॉल m स्क्वायर। तो ध्यान दे क्या किया है, वर्गमूल लिया है। तो ये था क्या, m पे पावर 4 थी, स्मॉल m पे पावर 4, तो ये तो हो गया स्मॉल m स्क्वायर। यहाँ आयोटा आ गया, प्लस माइनस आएगा क्योंकि वर्गमूल लिया है, और ये m पे पावर 4 बन गया m स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो, अब 2 केस हो गए यहाँ पे। पहला तो केस फर्स्ट कि एक बार तो प्लस चिन्ह ले, हम प्लस चिन्ह लेने पर तो ले प्लस चिन्ह, तो कैपिटल M स्क्वायर बराबर प्लस का आयोटा स्मॉल m स्क्वायर। ठीक है, और अब वापस से वर्गमूल ले तो कैपिटल M बराबर आ जाएगा अंडर रूट आयोटा स्मॉल m। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं भाई कि मेरे पास में यहाँ तक आ गया था सोल्व करने से कि आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा m पे पावर 4 था, तो उसका m स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर, कैपिटल M पे पावर 4 था तो कैपिटल M स्क्वायर। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस, क्योंकि हमें कैपिटल M की वैल्यू चाहिए। ध्यान रहे, अभी कैपिटल M स्क्वायर आया है तो एक बार प्लस चिन्ह लिया मैंने, तो प्लस का आयोटा स्मॉल m स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो रूट आयोटा स्मॉल m या कैपिटल M। प्लस माइनस आएगा, लेकिन अभी रूट आयोटा लिखा है ना, तो जब रूट आयोटा की वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप प्लस माइनस सिंबल लगा दूंगा मैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल। तो फॉर्मूला था RBSC में। ठीक है, जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का। ठीक है, हालांकि एक मेथड बुक में भी दिया है उससे केवल, लेकिन आप रूट आयोटा ही निकाल सकते हो।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे तो आप नहीं निकाल सकते कि कोई भी a प्लस आयोटा बी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे तो नहीं निकाल सकते। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में निकाल सकते हो जैसा बुक वाले ने निकाल रखा है उसके हिसाब से। तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे जितने भी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उन सब के वर्गमूल निकल जाते हैं। तो देखो क्या है फॉर्मूला कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा b टाइप की तो उसका वर्गमूल मतलब रूट z क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट मोड z प्लस a/2 प्लस आयोटा अंडर रूट मोड z माइनस a/2। तो ये फॉर्मूला है किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने का। तो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, कोई भी यदि सम्मिश्र संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, रूट z प्लस माइनस रूट ऑफ मोड z प्लस a/2 प्लस आयोटा रूट ऑफ मोड z माइनस a/2। ध्यान रहे यदि यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस आयोटा है, क्वेश्चन में या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें प्लस आयोटा है तो यहाँ भी प्लस आयोटा आएगा, और यदि यहाँ माइनस आयोटा है a माइनस आयोटा भी है, यदि यहाँ माइनस आयोटा है तो यहाँ भी माइनस आयोटा आएगा। ध्यान रहे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ प्लस आयोटा है तो यहाँ भी प्लस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा है तो यहाँ भी माइनस आयोटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। तो ये फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, तो अब मैं इस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। तो देखो मेरे पास में है z बराबर आयोटा, तो पहले तो आप इसको यूँ लिखो 0 प्लस 1 आयोटा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो लिखेंगे ही ना भाई, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो 0 प्लस 1 आयोटा लिख दिया मैंने, आयोटा को लिख सकते हैं ना ऐसे, आयोटा को अभी भी आयोटा ही है, आयोटा गुना 1 आयोटा, 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। मोड z क्या होता है, मोड z होता है z का मापांक, और मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालो आप मोड z, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह 0 b की जगह 1, तो ये कुल मिला के 1 आ गया। तो अब वर्गमूल निकाल लो, तो रूट z, तो देखो क्या आएगा, रूट z प्लस माइनस, ध्यान दें प्लस माइनस अंडर रूट मोड z 1 है प्लस a का मान 0 है बाई 2 प्लस आयोटा इधर ये तो प्लस आयोटा अंडर रूट मोड z 1 है माइनस a, तो a का वैल्यू 0 है अपॉन 2। तो ये आ गया प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। ठीक है, तो ये रूट आयोटा की वैल्यू आ गई। z बराबर आयोटा लेके चले जाता है तो रूट z मतलब रूट आयोटा, तो रूट आयोटा की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक है, ठीक है, तो अंडर रूट आयोटा निकाल लिया है मैंने। और ये सामान्य सूत्र है किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने का, चाहे 3 प्लस 4 आयोटा हो, चाहे 5 प्लस 10 आयोटा हो, चाहे 1/2 प्लस 1/3 आयोटा हो, कोई सी भी सम्मिश्र संख्या हो सबका वर्गमूल निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ रख देता हूँ मैं रूट आयोटा की जगह। तो देखो रूट आयोटा, तो रूट आयोटा की वैल्यू आई है प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा बटा √2 स्मॉल m की जगह स्मॉल m, तो ये हो गया प्लस माइनस स्मॉल m/√2। और प्लस माइनस को जब आप इस प्लस माइनस से, या भी तो ऐसे ही लिख लो चलो, m आयोटा बाई √2। ठीक है, m का अंदर गुणा करवा दिया, तो एक वैल्यू तो ये आई है मेरे पास में कैपिटल M की। ठीक है, जब मैंने प्लस चिन्ह कंसीडर किया तो ध्यान रहे एक वैल्यू निकाल लिए भाई, अब दूसरी निकालेंगे माइनस चिन्ह लेके। ठीक है, तो अब दूसरा केस डिस्कस कर लेता हूं। तो केस सेकंड, माइनस चिन्ह लेने पर, तो अब की बार माइनस चिन्ह ले, तो यहाँ माइनस आयोटा, तो कैपिटल M स्क्वायर बराबर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा, और स्मॉल m स्क्वायर, तो माइनस चिन्ह लिया है तो माइनस आयोटा स्मॉल m स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्मॉल m स्क्वायर। ठीक है, और अब वापस से वर्गमूल, तो वर्गमूल लूंगा तो m स्क्वायर का तो m, अंडर रूट माइनस आयोटा, इसका वर्गमूल निकालना है अभी, और m स्क्वायर का वर्गमूल m, तो इस तरीके से। ठीक है भैया, तो क्या ध्यान रखेंगे, कैपिटल M स्क्वायर का m
माइनस आयोटा का रूट माइनस आयोटा और स्मॉल एम स्क्वायर का स्मॉल एम, तो ये वर्गमूल आ गया। लेकिन अब इसमें फिर से दिक्कत है। अब इसमें दिक्कत क्या है, अंडर रूट माइनस आयोटा तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अंडर रूट माइनस आयोटा देखो कैसे आएगा, ध्यान दें आप, सेम इसी फॉर्मूले से जैसे प्लस आयोटा निकाला था। तो अब निकाल रहा हूं माइनस आयोटा, तो देखो माइनस आयोटा, तो अब की बार है जेड बराबर माइनस आयोटा। तो पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इस फॉर्म में मैं लिखूंगा इसको 0 माइनस 1 आयोटा, ऐसे, ठीक है। तो 0 माइनस 1 आयोटा इस तरीके से। देखो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब निकाल लो अंडर रूट जेड, तो कैसे आएगा अंडर रूट जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड जेड। अब इसका मोड बताओ पहले तो क्या आएगा। तो देखो जब आप मोड निकालोगे वास्तविक भाग का स्क्वायर काल्पनिक भाग का स्क्वायर, तो देखो इधर यहाँ निकाल देता हूँ मोड जेड 0 का स्क्वायर और है -1, तो -1 का स्क्वायर, तो ये कुल मिला के 0 का स्क्वायर 0 -1 का स्क्वायर 1, तो कुल मिला के 1 आ गया वापस से। तो मोड जेड तो अब की बार भी 1 ही है, ए की वैल्यू 0 है बाई 2। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि यदि यहाँ प्लस का आयोटा है तो आप प्लस आयोटा लिखेंगे, और यदि यहाँ माइनस आयोटा है तो आप माइनस आयोटा लिखेंगे। बस ये सावधानी रखनी है भाई। तो माइनस आयोटा, ठीक है, कि यदि प्लस आयोटा है तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा, बस ये सावधानी रखनी है। बाकी तो अपने आप आ जाएगा फिर रूट। मोड जेड की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 बाई 2, ठीक है। तो अब की बार आएगा 1 बाई रूट 2 माइनस आयोटा बाई रूट 2। तो इस तरीके से वर्गमूल, तो वर्गमूल आ चुका है माइनस आयोटा का, कितना आया है प्लस माइनस 1 बटा रूट 2 माइनस आयोटा बटा रूट 2। तो रख देता हूँ इसकी जगह, तो कैपिटल एम बराबर प्लस माइनस 1 बटा रूट 2 माइनस आयोटा बटा रूट 2। तो ओवरऑल कैपिटल एम बराबर प्लस माइनस ये स्मॉल एम बाई दोनों के साथ में है, ठीक है ना, बाहर था ना स्मॉल एम, तो स्मॉल एम बाहर लिखना पड़ेगा, रूट माइनस आयोटा की जगह ये वैल्यू रखी है। तो ये आएगा स्मॉल एम बाई रूट 2 माइनस आयोटा स्मॉल एम बाई रूट 2, इस तरीके से, ठीक है। और अब देख लो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना भाई सब। और अब इधर ध्यान दें, ठीक है, इधर ध्यान दें अब भाई वापस सब। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो मैंने जो आपको टेक्निक सिखाई थी CF निकालने की, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम पहले किसी भी सम्मिश्र संख्या को अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिख रहे थे, ध्यान रहे, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म में लिख रहे थे। और फिर इसके रिगार्डिंग CF हुआ करता था e⁴ अल्फा x C1 cos बीटा x C2 साइन बीटा x, इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। अब यदि आप इनको देखो, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इन सम्मिश्र संख्याओं को देखो, तो आपको दिखेगा ये सम्मिश्र संख्याएं तो इस रूप में है ही नहीं, ठीक है कि नहीं है भाई, इनमें तो प्लस माइनस आगे है, तो इनके हिसाब से तो डायरेक्ट CF नहीं लिख पाएंगे, तो इनको बनाना पड़ेगा पहले उस फॉर्म में। तो अब देखो कैसे बनेगा, कितने सम्मिश्र मूल हो गए, कैपिटल एम के कितने मान हो गए, तो देखो अब अतः इन दोनों केस को मैं एक साथ लिख रहा हूं, कैपिटल एम बराबर, इधर देखो एक बार तो दोनों जगह से प्लस प्लस चिन्ह लो, ठीक है, यहां लिख रहा हूं अब मैं ये रिजल्ट। तो अब ढंग से समझे, प्लस प्लस चिन्ह का रिजल्ट क्या आएगा, 4 मान आएंगे टोटल, क्योंकि 4 घात की समीकरण थी, ध्यान रहे 4 घात की समीकरण, तो 4 मूल आएंगे 4, ठीक है। तो प्लस प्लस चिन्ह लो दोनों जगह से, तो यहां से प्लस चिन्ह लोगे तो यह आएगा स्मॉल एम बाई रूट 2 प्लस आयोटा स्मॉल एम बाई रूट 2, ठीक है, एम बाई रूट 2 एम आयोटा बाई रूट 2, प्लस चिन्ह ले चुका हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी प्लस ही लो, तो आ जाएगा एम बाई रूट 2, ठीक है, प्लस चिन्ह ले रहा हूँ, और प्लस इंटू माइनस, माइनस ही आएगा माइनस आयोटा बाई आयोटा एम बाई रूट 2, ठीक है। तो प्लस प्लस चिन्ह कंसीडर किया है, ठीक है, ध्यान रहे। अब आप कंसीडर करो आप प्लस माइनस चिन्ह,
ठीक है, कि यहाँ से प्लस चिन्ह ले चुके थे और अब यहाँ से ले लो। ठीक है, तो प्लस और माइनस लो कि ये प्लस चिन्ह का रिजल्ट हो गया, ये यहाँ से प्लस चिन्ह का रिजल्ट हो गया और यहाँ से प्लस वाला रिजल्ट लिख ही चुका हूँ मैं, तो यहाँ से माइनस वाला रिजल्ट लिख लो। ठीक है, प्लस माइनस क्या, प्लस का तो लिख चुके हैं ना भाई दोनों जगह से प्लस चिन्ह का रिजल्ट लिख चुके हैं, अब दोनों जगह से माइनस चिन्ह का रिजल्ट लिख लो। ठीक है, ये प्लस चिन्ह का रिजल्ट लिख लिया, यहाँ से भी प्लस चिन्ह वाला रिजल्ट तो लिख ही लिया मैंने, अब यहाँ से भी माइनस चिन्ह वाला रिजल्ट लिख लो, यहाँ से भी माइनस चिन्ह वाला रिजल्ट लिख लो। तो माइनस चिन्ह वाला रिजल्ट आएगा m/√2 माइनस m/√2 और यहाँ से माइनस वाला रिजल्ट लिखो तो आएगा माइनस m/√2 और माइनस माइनस प्लस आयोटा m/√2। तो टोटल मिला के ये 4 हैं। ठीक है, कि जब आप एक बार यहाँ से प्लस चिन्ह लोगे, एक बार माइनस चिन्ह लोगे, तो प्लस चिन्ह वाला ये रहा, माइनस चिन्ह वाला ये रहा। ठीक है, 2 जब एक बार यहाँ से प्लस चिन्ह लोगे, एक बार यहाँ से माइनस चिन्ह लोगे, तो 2 वहाँ से आएंगे, तो प्लस चिन्ह वाला ये रहा, माइनस चिन्ह वाला ये रहा। तो टोटल 4 मूल हैं, एक बार प्लस ले लो यहाँ से, एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस यहाँ से ले लो, एक बार माइनस यहाँ से ले लो। ठीक है, तो 4 केस हैं टोटल मिला के, कि प्लस एक बार इधर से भी प्लस ले लिया, एक बार यहाँ से माइनस, एक बार यहाँ से भी माइनस ले लिया। ठीक है, या इनके हिसाब से लिख लेते आप, तब भी वही बात थी कि इसको लिख लेते पहले प्लस माइनस दोनों केस लिख लेते इसके, और फिर इसके दोनों केस लिख लेते प्लस माइनस करके। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 केस है, कैसे भी लिख लो उनको। अब इन चारों केसेस को वापस से मर्ज कर रहा हूँ, तो देखो कैसे मर्ज करेंगे इनको, इस फॉर्म में लिखेंगे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। तो देखो इधर क्या आपको ऊपर वाले ये जो 2 हैं, इन ऊपर वाले 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, स्मॉल m/√2 प्लस माइनस आयोटा स्मॉल m/√2 है भाई, ऐसे लिख सकता हूं क्या। देखो m/√2 तो सेम ही है, तो m/√2 एक बार प्लस आयोटा है, एक बार माइनस आयोटा है, तो प्लस माइनस आयोटा m/√2। क्लियर, तो ऊपर के 2 केस तो ऐसे लिख दिए मैंने, सही लिखा है बिल्कुल, कि m/√2 और एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस माइनस आयोटा m/√2। ठीक है, अब नीचे वाले जो 2 हैं उनको कैसे लिख सकता हूँ, उनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो माइनस m/√2 तो सेम ही है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो वही प्लस माइनस आयोटा m/√2। ये लो, तो अब देख लो इन चारों को अब इस फॉर्म में लिख दिया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। आ गए ना, अब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अब तो आगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब सही है। तो इसलिए मैंने इन चारों केसेस को अलग अलग लिखा था कि प्लस माइनस 2 इसके बनेंगे, प्लस माइनस 2 इसके बनेंगे, तो टोटल 4 हो गए। और अब इन चारों को वापस इस फॉर्म में लिखा है। अभी भी आप यहाँ से प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस लोगे तो ये चारों मिल जाएंगे। तो इन चारों को अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखा है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो टोटल मिला के सम्मिश्र मूल हैं, तो इन सम्मिश्र मूलों के लिए इस टाइप से रिजल्ट लिख देंगे और इन सम्मिश्र मूलों के लिए इस टाइप से रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट करें, फिर मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। हाँ भाई, अब ध्यान दें, तो अब CF कैसे लिखेंगे। तो अब देखें कि इसका CF कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, पहले तो आप इसके हिसाब से CF लिख लें। तो इसके हिसाब से CF वाला पार्ट क्या आएगा, देखो e⁻, अल्फा की वैल्यू है यहाँ m/√2, तो e⁻ अल्फा x और फिर C1 कोस बीटा की वैल्यू भी m/√2 ही है, तो C1 कोस
बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स, इस तरीके से। तो अल्फा की वैल्यू m/√2, बीटा की वैल्यू भी m/√2। तो e⁴ अल्फा एक्स, C1 कोस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। और अब जो दूसरा वाला मूल है उसके हिसाब से भी सेम यही होगा, लेकिन उसमें अल्फा की वैल्यू -m/√2 है। क्या है अल्फा की वैल्यू? -m/√2, और बीटा तो अभी भी m/√2 ही है, ठीक है। तो उसमें देखो e⁴ अल्फा एक्स, तो अल्फा की वैल्यू -m/√2 है। और फिर से C3 कॉस बीटा, बीटा है m/√2x, C4 साइन बीटा, बीटा है m/√2x। तो बीटा तो दोनों बार सेम है, अल्फा अलग है। तो e⁴ अल्फा एक्स, C1 कोस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स, यहाँ भी e⁴ अल्फा एक्स, C3 कोस बीटा एक्स, C4 साइन बीटा एक्स। तो ये CF हो गया, ठीक है। तो ये आंसर है, ये इसका CF हो गया, और यही व्यापक हल भी हो जाएगा, क्योंकि समीकरण में QX तो 0 था, कि बराबर में 0 था ना RHS में, तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो m/√2x, C1 कोस m/√2x, C2 साइन m/√2x प्लस e⁴ -m/√2x, C3 कोस m/√2x, C4 साइन m/√2x, इस तरीके से। तो ये व्यापक हल है। लेकिन अब जब आप इसको बुक में देखोगे भाई, तो आपको दिखेगा कि बुक में आंसर इस फॉर्म में नहीं है, बुक में थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब वो मैं समझाता हूँ आपको कि बुक में अलग फॉर्म में कैसे लिख दिया, ठीक है। तो इस आंसर को नोट कर लें एक बार, फिर हम वो आंसर समझते हैं कि वो कैसे लिख दिया। अब देखो बुक में आंसर कैसे आ गया, ठीक है, कि बुक वाला आंसर कैसे आया। तो अब इधर ध्यान दें, जब मैंने आपको इस तरीके से CF लिखना सिखाया था कि ऐसे CF लिखना है, तो इसी को ही मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, केवल और केवल कोस की फॉर्म में। देखो कैसे लिख सकता हूँ कि आप इसमें ये करो कि ये जो C1 और C2 हैं ये स्वेच्छ नियतांक हैं, ठीक है। तो C1 को आप यूँ लिख लो कि माना C1 बराबर C कोस D और C2 बराबर माइनस का C साइन D, कि C और D ऐसी संख्याएं हैं कि C1 तो बराबर हो जाता है C कोस D के और C2 बराबर हो जाता है माइनस C साइन D के। कर सकते हैं ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी C और D हम पता कर सकते हैं। देखो दो संख्याएं थी C1 C2, तो दो नई संख्याएं आ गई CD, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो काम C1 C2 कर रहे थे अब वो काम C और D करेंगे। तो दो कांस्टेंट थे C1 C2, उनके रिगार्डिंग दो नए कांस्टेंट ले लिए, कैपिटल C कैपिटल D। तो ऐसे C और D चुने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे CD निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मान रखो आप यहाँ पे। तो जब आप ये मान रखोगे तो C1 की जगह तो C कोस D और ये कोस बीटा x, और C2 की जगह C साइन D और साइन बीटा x। तो ये इस तरीके से आ जाएगा e⁴ अल्फा x। अब देखो C तो कॉमन आ गया है भाई, तो ये C तो लिख लिया मैंने कॉमन बाहर, और अंदर बचेगा कोस D कोस बीटा x माइनस साइन D साइन बीटा x, इस तरीके से बच जाएगा। और अब ये देखो किसकी आइडेंटिटी बन गई, किसका सूत्र बन गया, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। तो ये बन जाएगा कोस x प्लस y का, ठीक है। ब्रैकेट हटा लो, नहीं लगाएं तो भी चलेगा आप। तो इस तरीके से तो ये कोस x प्लस y का सूत्र बन गया। तो सेम टू सेम इसी CF को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक कांस्टेंट आगे लिख दूं C, एक कांस्टेंट अंदर लिख दूं D, और केवल कोस लिखूं साथ में बीटा x। तो C कोस D प्लस बीटा x इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बुक में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखो
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ई पे पावर m/√2x, भाई अल्फा एक्स, ई पे पावर अल्फा एक्स, पहले भी ई पे पावर अल्फा एक्स था, तो अल्फा वाले पद पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ई पे पावर अल्फा की वैल्यू m/√2 तो अल्फा एक्स। हाँ, ये जो मैं लिख रहा था ना, इसको अब ऐसे नहीं लिख के, तो ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख लो c cos d प्लस बीटा एक्स। तो पहले वाले के लिए तो c1 यूज कर लेता हूं, c1 cos d1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू m/√2 x। और जो दूसरा वाला है अब इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू माइनस m/√2 है, तो e पे पावर माइनस m/√2x। अल्फा वाली टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, सेम टू सेम ऐसे कैसे है, ये देखो दोनों बार। इसके लिए c2d2 यूज कर लो, तो c2 cos d2 प्लस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू वापस से m/√2 ही है, तो m/√2x। तो बुक में आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर्म लिखी है ना मैंने लास्ट में, तो ये इस फॉर्म में बुक में इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, d2। तो वो कोई इशू नहीं है, आप यह आंसर लिख के आओगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये लिख के आओगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो कोई फर्क नहीं है, इसी से ये आया है, ठीक है, नई चीज़ नहीं है। तो ध्यान रहे, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो लिख ले, नोट कर ले इसे भी कि कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एक्सरसाइज 3rd A का। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3rd B। हाँ भाई, अब ध्यान दें, तो अब समझे एक्सरसाइज 3rd B कि 3rd B में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो जो अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण था, उसका व्यापक रूप, देखो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके व्यापक रूप को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था, f ऑफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है। एफ डी कोई भी एक डी का फंक्शन था, जनरली ये था डी पे पावर एन, ठीक है, इस टाइप से ही था ना एफ डी, यूँ था एफ डी, डी पे पावर एन a1 डी पे पावर n-1 से लेके an-1 डी प्लस an, ये था एफ डी, ठीक है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म थी या व्यापक रूप था अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का, कि जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, उसकी जनरल फॉर्म थी ये। जो 3rd A हमने करी उसमें ये QX था ही नहीं, इसकी जगह 0 लिखा हुआ था, और मैंने आपको बोल भी दिया था कि जब QX की जगह 0 हो तो केवल CF निकालने से काम हो जाएगा, व्यापक हल मिल जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब
ये क्यू एक्स नॉन जीरो होगा, अशून्य। इसकी जगह कुछ ना कुछ मान आएगा, एक्स भी आ सकता है, साइन एक्स भी आ सकता है, कोस एक्स भी आ सकता है, ई पे पावर एक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है क्यू एक्स की जगह, ठीक है। और जब क्यू एक्स अशून्य हो तो याद करो, जब हमने लेक्चर 15-16 पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था यदि क्यू एक्स नॉन जीरो है तो पी आई भी निकलेगा, ठीक है, तो पी आई भी निकलेगा। तो अब वो पी आई होता क्या है, तो देखो यहाँ 1/FD क्यू एक्स, ठीक है, एक्स का, या यूं लिखो यहां माना 1/FD क्यू एक्स, एक्स का ऐसा फलन है जिस पर एफ डी की संक्रिया का परिणाम क्यू एक्स प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि मैंने मान लिया कि ये जो 1/FD और क्यू एक्स है ये एक ऐसा फंक्शन है कि यदि मैं इस पे एफ डी ऑपरेट करूं तो मेरे को वापस से क्यू एक्स मिल जाता है। क्या बोल रहा हूं कि 1/FD क्यू एक्स, 1/FD और क्यू एक्स ये कोई ऐसा फंक्शन है कि यदि मैं इस पे एफ डी ऑपरेट करूं तो मेरे को क्यू एक्स वापस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूँ बोलते हैं कि एफ डी और एफ डी 1/FD, यूँ बोल सकते हो कि एफ ऑफ डी और 1/FD दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स ऑपरेटर हैं, प्रतिलोम संकारक हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने 12th में पढ़ा था कि साइन और साइन इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर होते हैं, इन्वर्स फंक्शन होते हैं, कि साइन इन्वर्स और साइन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं ना भाई। तो रिजल्ट क्या आ जाता है, एक्स। तो 12th में पढ़ा था आपने उसी तरीके से कि ये जो 1/FD है ना भाई, ये 1/FD और FD दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम संकारक हैं, इन्वर्स ऑपरेटर हैं, तभी तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे रहे हैं और वापस से क्या मिल रहा है, क्यू एक्स। तो मैंने मान लिया ऐसा कि माना 1/FD क्यू एक्स क्या है, इस पर यदि मैं FD ऑपरेट करूँ तो वापस से क्यू एक्स मिल रहा है। तो अब आप क्या करो, एक तो ये रहा, एक और एक ये 2, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से आपको दिखेगा FD की जगह तो FD है, लेकिन Y की जगह 1/FD QX है। दिख रहा है ना कि देखो QX की जगह QX आ गया, FD की जगह FD आ गया, तो Y की जगह क्या आया, 1/FD QX। तो ये जो Y बराबर 1/FD QX मिला है इसे समीकरण 1 का विशिष्ट समाकलन कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जो 1/FD QX मिला है इसे क्या बोलते हैं हम, समीकरण 1, या ये जो अवकल समीकरण 1 है इसका विशिष्ट समाकलन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहें तो लिखेंगे, देखो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे, कि हियर लेट 1/FD QX इज ए फंक्शन ऑफ x such that when we operate f of d on it the result is qx. तो here let 1/FD QX is a function of x such that when we operate f of d on it then the result is qx. और फिर ये लिख लेंगे f of d 1/FD QX equals to qx. और अब कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, y इक्वल टू 1/FD QX। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला है 1/FD QX इज सेड टू बी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, समीकरण 1 का विशिष्ट समाकलन। अब कईयों को यूँ लग रहा होगा कि ये जो 1/FD QX है ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि एक तरीके से FD का भाग दे दिया इधर,
कि इस एफ डी का भाग दिया है क्यू एक्स में, तो 1/FD क्यू एक्स आ गया। देखो भाग नहीं दिया है, ठीक है, भाग नहीं दिया है। एक तरीके से ये प्रतिलोम संकारक है, ठीक है, एफ ऑफ डी का। तो जब हमने एक तरीके से इसको इधर भेजा ना, तो इसे बोला जाएगा इन्वर्स ऑपरेटर। तो एफ डी का भाग नहीं लगाया यहाँ। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो यूँ लिखा हुआ हो साइन एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर हम लिखते हैं साइन इन्वर्स वाई, लिखते हैं ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना y बराबर 1/f ऑफ डी क्यू एक्स, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो f ऑफ डी का इन्वर्स क्यू एक्स, ठीक है। तो भाग नहीं दिया है, प्रतिलोम संकारक बन गया है इधर जाके एफ डी का। तो 1/FD क्या है, इन्वर्स ऑपरेटर या प्रतिलोम संकारक। तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि साइन को इधर भेजता हूँ तो साइन इन्वर्स, तो ये क्या भाग दिया है क्या साइन का इधर, भाग थोड़ी दिया है भाई, प्रतिलोम फलन है ये, इसका इन्वर्स फंक्शन है। एक्चुअल में साइन का यदि भाग दे देता तो आपको पता है 1/साइन तो क्या हो जाता है, कोसेक। 1/साइन तो कोसेक होता है ना भाई। तो साइन इन्वर्स का मतलब ये थोड़ी होता है 1/साइन। तो साइन इन्वर्स का मतलब होता है साइन का इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो वैसे ही 1/FD का मतलब क्या है, एफ डी का इन्वर्स ऑपरेटर, ठीक है, या फिर एफ डी इन्वर्स से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। तो आप लिख लोगे यहाँ पे कि 1/FD या एफ डी इन्वर्स को एफ ऑफ डी का प्रतिलोम संकारक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दें अब इधर, ठीक है। तो भाग नहीं दिया है, ध्यान रखें, प्रतिलोम संकारक है ये इसका, इन्वर्स ऑपरेटर। तो यहां 1/FD बोल लो या एफ डी इन्वर्स बोल लो, एफ ऑफ डी का प्रतिलोम संकारक कहलाता है। तो यहाँ पे जो 1/FD या एफ डी इन्वर्स है, इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ डी का प्रतिलोम संकारक या इन्वर्स ऑपरेटर। तो हियर 1/FD इक्वल्स टू 1/FD इक्वल्स टू एफ डी इन्वर्स इज कॉल्ड इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ एफ डी, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि अब पी आई भी निकलेगा, क्योंकि क्यू एक्स नॉन जीरो आएगा, क्यू एक्स अशून्य है, तो पी आई भी निकालना पड़ेगा। और वो पी आई होगा कौन, 1/FD क्यू एक्स, इसे बोलेंगे पी आई या विशिष्ट समाकलन। ये है मोटी मोटी बातें कि अब पी आई भी निकालना है, और पी आई कैसे निकलेगा, 1/FD क्यू एक्स से, ठीक है। ये जो 1/FD क्यू एक्स होगा, ये होगा क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट समाकलन। अब जैसा एफ डी का नेचर होगा उसी हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले कि यदि केस फर्स्ट देखो, यदि 1/FD बराबर 1/D हो, तो कि मैंने मान लिया 1/FD क्या है, 1/D के बराबर है, या यूँ समझ लो FD का मान D है, तो जो PI होगा विशिष्ट समाकलन, तो PI क्या था, 1/FD क्यू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/D क्यू एक्स। और 1/D क्यू एक्स का मतलब मैंने आपको बताया ही था, 1/D, D का मतलब होता है डेरिवेटिव अवकलज, तो 1/D का मतलब मैंने बताया था समाकलन इंटीग्रल, तो 1/D का मतलब है इंटीग्रल क्यू एक्स डी एक्स। तो पी आई ऐसे निकल जाएगा डायरेक्ट। तो यदि एफ डी की जगह डी आता है तब डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। तो 1/FD और एफ डी की जगह डी आ जाता है, तो 1/D का मतलब क्या होता है, समाकलन। तो समाकलन कर दिया क्यू एक्स का, ठीक है। अच्छा, समाकलन करने पर जो स्वेच्छ नियतांक आता है वो नहीं लगाना है भाई, ठीक है, क्योंकि वो सी एफ एडजस्ट कर लेता है। सी एफ के अंदर लिख देते हैं ना अपन C1 C2 C3 C4, तो इसलिए यहाँ नहीं लगाना है। तो ये तो केस फर्स्ट था। अब इसी तरीके का चलेगा कि एफ डी डी हो तब क्या होगा, D माइनस अल्फा हो, D प्लस अल्फा हो तब क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में तो पहले समझते जाएं अच्छे से। सवाल करना तो बिल्कुल आसान है, अभी जब सवाल करेंगे तब देख लेना आप, एक फॉर्मूला है बस उससे हो जाएंगे। तो आ कैसे रहा है वो फॉर्मूला, बस वो समझे, ठीक है। तो क्या समझा है अभी तक कि अब क्यू एक्स नॉन जीरो होगा तो मतलब पी आई भी निकलेगा। पी आई होगा कौन, 1/FD क्यू एक्स। 1/FD क्या कहलाता है, एफ ऑफ डी का प्रतिलोम संकारक इन्वर्स ऑपरेटर। और फिर केस फर्स्ट लिया हमने कि 1/FD 1/D के बराबर हो, तो 1/D का मतलब है समाकलन, ठीक है। अब देखें
केस 2। तो केस 2 क्या है, ध्यान दें। तो इसी में ही मैं कर रहा हूं अब केस सेकंड, कि यदि एफ ऑफ डी बराबर डी माइनस अल्फा हो, कि एफ डी का मान क्या आ गया, डी माइनस अल्फा। तो देखो 1 अपॉन एफ डी किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा, वो सॉरी 1 अपॉन एफ डी क्यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू एक्स के। इसी को पी आई बोल रहे थे ना भैया आप। तो 1 अपॉन एफ डी क्यू एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू एक्स के। और देखो 1 अपॉन एफ डी क्यू एक्स यही पी आई था, यही मिला था ना हमको वाई बराबर, यही तो मिला था वाई बराबर 1 अपॉन एफ डी क्यू एक्स, जिसको मैं पी आई बोल रहा था। तो वाई बराबर हो गया एक्चुअल में 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू एक्स इस केस में, क्योंकि एफ डी की जगह डी माइनस अल्फा रख दिया ना हमने। तो इस केस में वाई बराबर ये आएगा, जैसे पिछले वाले केस में वाई बराबर ये आ रहा था कि ये जो 1 अपॉन एफ डी क्यू एक्स है ना, यही होता है वाई, जिसको हम विशिष्ट समाकलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले केस में ये आ रहा था, अब के वाले केस में ये आया है, क्योंकि एफ डी की जगह डी माइनस अल्फा आ गया। अब आप क्या करोगे, इस डी माइनस अल्फा को इधर ऑपरेट कर लो, तो डी माइनस अल्फा इधर, साथ में आ गया वाई, बराबर में रह गया क्यू एक्स, ठीक है। अब बताओ ये डी माइनस अल्फा वाई बराबर क्यू एक्स, तो डी का मतलब ये हो गया टोटल मिला के डी वाई माइनस अल्फा वाई बराबर क्यू एक्स, ठीक है, क्लियर। डी की वैल्यू वापस से रखो, डी की वैल्यू रखोगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस अल्फा वाई बराबर क्यू एक्स। ये अल्फा क्या है भाई, अल्फा अचर है, ठीक है, कांस्टेंट है, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट। तो ये रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो सकता है, वास्तविक अचर भी हो सकता है, सम्मिश्र अचर, मतलब इसका मान 1 2 3 4 1/2 1/3 इस टाइप से भी हो सकता है, और इस अल्फा का मान 2 + 3 आयोटा 4 + 5 आयोटा इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रहे। तो इस डी माइनस अल्फा को इधर लेके आ गए, तो डी माइनस अल्फा वाई बराबर क्यू एक्स, तो ये हो गया डी वाई माइनस अल्फा वाई बराबर क्यू एक्स। तो डी का मान रख दिया डी बाई डी एक्स, इसी को तो बोलते हैं कैपिटल डी। तो ये जो समीकरण दिख रही है भाई, ये एक रेखी का अवकल समीकरण नहीं है क्या, है भाई, रेखी की तो है, देखो यही तो थी एक्सरसाइज 3 ई, जो हमने वो फर्स्ट ई, जो इससे पहले वाला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, तो जो फर्स्ट ई एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी ना ऐसी रेखी का अवकल समीकरण। इन रेखी का अवकल समीकरणों को कैसे हल करते हैं, पहले तो इनका आई एफ निकालते हैं, ई टू दी पावर पी डी एक्स, तो पी की जगह है माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा डी एक्स, तो यह आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स। तो पहले तो इनका पी आई वो आई एफ निकालते हैं, और फिर इनका व्यापक हल निकाल लिया करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना भाई, कि पहले तो हम क्या करते हैं, इनका आई एफ निकालते हैं समाकलन गुणक, और फिर इनका व्यापक हल निकाल लिया करते हैं। तो इनका व्यापक हल कैसे निकाल रहे थे, y, क्योंकि y में है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q की जगह देखो q ही है, तो q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है प्लस सी लगाने की ज़रूरत, क्योंकि वो सी हम सी एफ में एडजस्ट कर लेंगे, C1 C2 C3 वहाँ लिख दिया करते हैं हम स्वेच्छ अचर, तो सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो ई पे पावर माइनस अल्फा है एक्स, इसका इधर भाग दे दो, तो भाग दिया तो ये माइनस अल्फा एक्स इधर जाके प्लस का अल्फा एक्स बन जाएगा भाई। तो ये इस तरीके का एक सूत्र आ गया, फॉर्मूला आ गया एक, और इसी फॉर्मूले के लिए मैंने ये सारी कैलकुलेशन करी है। चाहता तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था कि याद कर लेना, लेकिन अब ये समझाया आपको कि ये आ कैसे गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला जिसको याद है वो 3rd बी कर लेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो, या फिर आप प्रूफ है आपके सामने कि यदि एफ ऑफ डी बराबर डी माइनस अल्फा टाइप का कुछ आ जाए, D-2 D-3 D-4 आयोटा इस टाइप से,
तो मैंने आपको बताया है 1/FD QX का मतलब होगा 1/D माइनस अल्फा, FD की जगह D माइनस अल्फा रख दिया। इसी को हम विशिष्ट समाकलन या PI भी बोलते हैं। तो y बराबर f ऑफ 1/FD QX, तो y बराबर f ऑफ d की जगह वैल्यू रख दी थी हमने, d माइनस अल्फा को उधर ले गए, ठीक है, y पे ऑपरेट किया तो हो गया dy माइनस अल्फा y बराबर QX, तो dy बाई dx कैपिटल D की वैल्यू रख दी। तो रेखिक अवकल समीकरण है ये एक, p का मान है माइनस अल्फा, q की जगह q ही है, तो IF आ गया e पे पावर p dx मतलब e पे पावर माइनस अल्फा x, और फिर इसका व्यापक हल निकाल लिया y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx, इस e पे पावर माइनस अल्फा x का इधर भाग दे दिया। तो इस तरीके से, तो ध्यान दो जब भी f ऑफ d की जगह d माइनस अल्फा आ जाए तो PI ऐसे निकलेगा इस सूत्र से। तो ये PI निकालने का सूत्र है। कुल मिला के एक लाइन में समझाना चाहूँ तो जब भी f ऑफ d इस टाइप का कुछ हो तो आप PI इस सूत्र से निकालोगे, ठीक है, तो PI इस सूत्र से निकालेंगे। ये तो d माइनस अल्फा वाला केस है। क्या हो यदि d प्लस अल्फा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि d प्लस अल्फा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लो या इसी के जैसा बना दो। तो बताओ इस d प्लस अल्फा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d माइनस माइनस अल्फा, सही है। अब आ गया d माइनस अल्फा, d माइनस माइनस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा वापस। तो इसकी तुलना इससे करो, तो अल्फा की जगह क्या दिख रहा है भाई, अल्फा की जगह दिखेगा आपको माइनस अल्फा, तो इस सूत्र में भी अल्फा की जगह माइनस अल्फा, तो यहाँ माइनस अल्फा आ जाएगा या माइनस माइनस प्लस अल्फा आ जाएगा। तो ऐसा केस भी आएगा जिसमें d प्लस 2 d प्लस 3 इस तरीके से हो, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और अब अल्फा की जगह माइनस अल्फा है तो यहाँ माइनस अल्फा, तो ये तो प्लस अल्फा हो जाएगा, ये माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, तो वो इसी में इंक्लूडेड है। अब है केस थर्ड कि मान लो f ऑफ d का मान इस तरीके से कुछ आ जाए, क्या कि d माइनस अल्फा 1, d माइनस अल्फा 2 से लेके d माइनस अल्फा n इस फॉर्म में आ जाए, तो PI कैसे निकलेगा। तो पहले तो एक ही गुणनखंड था, एक ही फैक्टर था, अब देखो कितने सारे फैक्टर हो गए। तो अब देखो कैसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही आसान सा काम है। देखो तो 1/FD QX का मतलब क्या होगा यहाँ, तो यहाँ y बराबर ये जो 1/FD QX होता है इसका मीनिंग होगा 1/FD की जगह रख दो ये पूरा, d माइनस अल्फा 1, d माइनस अल्फा 2 से लेके d माइनस अल्फा n QX, ये लो, ये रख दिया मैंने। तो देखो इस तरीके से आया, ठीक है, रखने के बाद अब देखो भाई मेरे को एक फैक्टर के रिगार्डिंग पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि केवल और केवल 1/d माइनस अल्फा QX होता तो y का मान ये आता, यही तो सूत्र निकाला हमने कि यदि 1/d माइनस अल्फा QX होता केवल और केवल, तो ये आ जाता y का मान। अब यहाँ तो कई सारे गुणनखंड आ गए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, तो पहले तो आप क्या करोगे, आंशिक भिन्नों से इसको तोड़ दोगे, तोड़ सकते हैं ना भाई, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 1/, की फॉर्म में हो तो आंशिक भिन्नों से तोड़ दिया करते हैं ना हम। तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से या आंशिक भिन्नों से हम तोड़ देंगे, तो y बराबर ऐसा कुछ मिलेगा। देखो हर एक फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा, हर एक के लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो पहले तो आंशिक भिन्नों से तोड़ देंगे इसको और फिर QX पे ऑपरेट कर देंगे। तो जब कई सारे गुणनखंड आ जाएं, 2, 3, 4, जितने भी गुणनखंड हो, तो पहले आंशिक भिन्नों से तोड़ना है, तोड़ दिया और अब QX ऑपरेट कर लो सब पे अलग अलग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सब पे अलग अलग QX ऑपरेट कर लो। तो इस पे अलग से, d माइनस अल्फा 2 पे अलग से, और लास्ट में जो an/d माइनस अल्फा n है उस पे अलग से। तो सब पे अलग से QX ऑपरेट कर लो। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान दें अब सब अलग अलग हो गए, ये एक गुणनखंड, ये एक गुणनखंड, ये एक गुणनखंड, और एक गुणनखंड के हिसाब से रिजल्ट क्या आता है वो मेरे को पता है ना भाई, कि 1/d माइनस अल्फा QX हो केवल, तो ये रिजल्ट आना है।
तो अब एक एक गुणनखंड हो गया ना हर जगह। तो अब एक गुणनखंड के हिसाब से रिजल्ट क्या आना है वो मेरे को पता है। तो पहले वाले गुणनखंड का रिजल्ट, तो देखो एक गुणनखंड के हिसाब से रिजल्ट ये लिखा हुआ पी का, तो इस गुणनखंड के हिसाब से भी इसी टाइप का रिजल्ट आ जाएगा। तो बस आप इसका कंपेयर इससे करो। तो QX की जगह तो QX ही है, अल्फा की जगह अल्फा 1 है, और A1 तो कोई संख्या है वो तो ऐसे कैसे ही रहेगी। तो देखो A1 तो कोई संख्या है वो तो ऐसे कैसे ही 1/d माइनस अल्फा 1 QX, 1/d माइनस अल्फा QX। तो जहाँ अल्फा है वहाँ अल्फा 1 आ जाएगा। तो जहाँ अल्फा दिख रहा है वहाँ क्या आ जाएगा भाई, अल्फा 1, और कोई फर्क नहीं है। तो ये पहले वाले गुणनखंड का रिजल्ट। दूसरे वाले में क्या है, बस अल्फा 2 है, तो अल्फा की जगह अल्फा 2 आ जाएगा। तो ये दूसरे वाले गुणनखंड का रिजल्ट, दूसरे वाले फैक्टर का। और इसी टाइप से लास्ट वाले फैक्टर का रिजल्ट, वहाँ अल्फा की जगह अल्फा n है, तो e पे पावर अल्फा nx QX e पे पावर अल्फा nx dx, इस तरीके से। तो ये PI निकल के आएगा। यदि इस टाइप से हमारे पास में FD आता है गुणनखंडों के रूप में, कि जो D के फैक्टर्स हैं उनकी फॉर्म में यदि कुछ आ जाता है FD, तो फिर हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्नों से अलग अलग करेंगे और फिर हर एक फैक्टर के हिसाब से रिजल्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूफ समझाया कि हम थर्ड बी में सवाल कैसे करने वाले हैं। तो ये उन सब का प्रूफ है। यदि आपको ये प्रूफ ध्यान रहता है तब भी ठीक है, ध्यान नहीं रख पाते तब भी ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको केवल बस, फिर हमारा काम हो जाएगा। थर्ड भी कर लेंगे हम। जिसको ये फॉर्मूला ध्यान है वो थर्ड भी कर लेगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लें आप कि d माइनस अल्फा क्यू एक्स, 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स, तो उसकी वैल्यू ये आएगी e पे पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल क्यू एक्स e पे पावर माइनस अल्फा एक्स dx। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लें एक बार, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो, ताकि ये मेथड क्लियर हो जाए। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना अभी के अभी। ठीक है, और अब देखें आप क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो अब ध्यान दे d2y/dx2, तो एक्सरसाइज थर्ड बी डिस्कस कर रहा हूं भाई, और उसका लेके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, d2y/dx2 प्लस y बराबर कोसेक x। तो कौन सी एक्सरसाइज ली है मैंने, एक्सरसाइज थर्ड बी और क्वेश्चन 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पहले 2 लिया है मैंने। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना था कि 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आया था मेरे पास में e पे पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स e पे पावर माइनस अल्फा एक्स dx, ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। और एक आइलर प्रमेय, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, आइलर प्रमेय e पे पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e पे पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, हाँ भाई, अब आ जाओ इस पे कैसे सोल्व करेंगे। तो d/dx को बोलो कैपिटल D, तो d/dx मतलब कैपिटल D। तो कैपिटल D की फॉर्म में लिखेंगे तो d² प्लस y बराबर कोसेक x, कॉमन ले लो y, तो d² प्लस 1 इंटू y बराबर कोसेक x। लिख लो सहायक समीकरण। सबसे पहले तो CF निकालना है, ध्यान रखना QX नॉन जीरो है, QX A0 है, कोसेक आ गया है, QX अब जीरो नहीं है बराबर में, तो अब A0 है, तो PI भी निकलेगा, CF तो निकलेगा ही निकलेगा। तो व्यापक हल आएगा CF प्लस PI दोनों जुड़ के। तो CF तो हर बार ही निकलेगा, CF तो हमेशा निकलेगा चाहे बराबर में जीरो हो या नहीं हो। हाँ, यदि जीरो नहीं है तो PI भी आ जाता है। तो D की जगह रखो m, तो स्मॉल m² प्लस 1 बराबर 0। इस 1 को उधर ले जाओ तो -1,
-1 की जगह लिख लो आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई, -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल प्लस माइनस आयोटा, और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 0 प्लस माइनस आयोटा। अब आ गया, अरे 0 जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है ना भाई। तो 0 प्लस माइनस आयोटा लिख दिया। तो अब बताओ सी एफ क्या होगा, तो सी एफ होगा ई पे पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा की जगह 0 है, C1 कोस बीटा एक्स, बीटा मतलब आयोटा का गुणांक 1 है, और C2 साइन बीटा एक्स, बीटा मतलब आयोटा का गुणांक 1 है, तो C2 साइन एक्स। तो ई पे पावर 0 का मान 1 हो गया, तो सी एफ तो आ गया C1 कोस एक्स C2 साइन एक्स। तो ये सी एफ, तो सी एफ तो बड़ा ही आसान है निकालना, थर्ड ए में खूब निकाल चुके हैं, तो सी एफ तो निकलेगा ही थर्ड बी में। अब पी आई भी आ जाएगा, तो देखो यहाँ क्यू एक्स बराबर है कोसेक एक्स, दिख रहा है कोसेक, तो पी आई भी आ जाएगा। अब तो पी आई, तो पी आई होता है 1/FD क्यू एक्स, यही होता है पी आई। ध्यान रहे 1/FD क्यू एक्स, इसे कोई बोल रहे थे पर्टिकुलर इंटीग्रल है भाई, 1/FD क्यू एक्स, इसी को तो बोला था पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट समाकलन। तो इसका मान भी निकालना है अब। तो यहाँ पे बताओ, पहली बात तो एफ डी की जगह क्या है, एफ डी की जगह ये रहा डी स्क्वायर प्लस 1, ध्यान रहे, तो रख देता हूँ मैं एफ डी की जगह डी स्क्वायर प्लस 1 क्यू एक्स की वैल्यू कोसेक एक्स रख दी। तो ध्यान दे एफ ऑफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, ऐसे ही तो लिखते हैं किसी भी अवकल समीकरण को, रेखी का अवकल समीकरण को। तो एफ डी की जगह है डी स्क्वायर प्लस 1, क्यू एक्स की जगह है कोसेक एक्स। लेकिन अब देखो, तो ये तो इस फॉर्म में आ गया, मेरे को तो इसी फॉर्म वाले को पता है सोल्व करना कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, कि डी माइनस अल्फा की फॉर्म में हो तब पता है मेरे को कैसे सोल्व करना है इस फॉर्मूले से। अब ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, तो इस फॉर्म में लाया जाएगा, इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको। कैसे लाएंगे, गुणनखंड करो इसके। अब आप गुणनखंड करने बैठोगे तो आपसे गुणनखंड होंगे ही नहीं। तो देखो ये जो प्लस 1 है इसको लिखो माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की फॉर्म में लिखो, लिख सकता हूँ क्या भाई, हाँ भाई माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1 को लिख सकते हैं। देखो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस की जगह माइनस, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो जब भी प्लस 1 दिख जाए, तो जब भी प्लस 1 दिख जाए उस प्लस 1 को आप क्या लिख दोगे, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो जब भी प्लस 1 दिख जाए माइनस आयोटा स्क्वायर, ध्यान रहे भाई प्लस 1 की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर। और अब हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, कोसेक एक्स। तो अब हो गए गुणनखंड, तो गुणनखंड हो गए डी माइनस आयोटा डी प्लस आयोटा, तो गुणनखंड हो गए। तो अब इन गुणनखंडों को आंशिक भिन्नों में तोड़ो, केस थर्ड हो गया ये। देखो 2 गुणनखंड मिले हैं तो आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। अब आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ोगे, जैसे 12th में किया करते थे, ठीक है। तो पूरा नहीं करना है, ठीक है, तो पूरा नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिखो केवल। देखो आंशिक भिन्नों में मैं डायरेक्ट तोड़ के बता रहा हूँ, तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, माना 1/d आयोटा इंटू 1 प्लस डी आयोटा बराबर a बटा डी आयोटा प्लस b बटा डी प्लस आयोटा, और फिर ab का मान निकाल लेते हैं हम। आपको ऐसे नहीं करना है, अब मैं डायरेक्ट तोड़ना सिखा रहा हूँ, तो वो देखे कैसे तोड़ते हैं। जो माइनस वाला गुणनखंड है उसको पहले लिखो, जो प्लस वाला है उसको बाद में लिखो, और लगा दो बीच में माइनस। क्या बोल रहा हूँ, जो माइनस वाला है ना डी माइनस आयोटा उसको पहले लिखो, जो प्लस वाला है उसको बाद में लिखो, लिख लिया, लगा दो बीच में माइनस। ओवरऑल इससे मेरे को ये चाहिए, सेम यही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो अब देख लो जोड़ के क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आएगा डी प्लस आयोटा, ये उधर गुना होगा तो आएगा डी माइनस आयोटा। तो देख लो इधर आएगा डी प्लस आयोटा माइनस, उधर आएगा डी माइनस आयोटा, डी से डी तो कट ही गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो ऊपर 2 आयोटा एक्स्ट्रा आ गया, जबकि 2 आयोटा नहीं था, तो 2 आयोटा का भाग दे दो, हो गया बैलेंस, टूट गया आंशिक भिन्नों में। तो माइनस वाले को पहले लिखो, प्लस वाले को बाद में लिखो, बीच में लगा दो माइनस, और फिर ओवरऑल नेट देख लो क्या बन रहा है ऊपर। तो नेट 2 आयोटा बन रहा था, ध्यान रहे डी नहीं बनना चाहिए कभी भी,
ठीक है, डी तो बनना ही नहीं चाहिए, डी तो बचना ही नहीं चाहिए, डी कट जाना चाहिए। तो 2 आयोटा बच रहा था तो 2 आयोटा से भाग भी दे दिया, तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कट जाएगा, यही रिजल्ट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंशिक भिन्नों में तोड़ देंगे। अब इसको ऑपरेट करेंगे कोसेक पे। ठीक है, कर लो अलग अलग। तो ये 1/2 आयोटा तो ऐसे कैसे, पहले एक गुणनखंड के साथ करो कोसेक को ऑपरेट, फिर माइनस इसके साथ में भी 1/2 आयोटा। अब दूसरे वाले के साथ करो कोसेक को ऑपरेट। ठीक है, इस तरीके से। तो डी प्लस आयोटा, और अब लगा रहा हूं मैं सूत्र। तो अब ढंग से समझेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भैया। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो करने वाले हैं। तो अब देखो इधर, ये 1/2 आयोटा तो ऐसे कैसे, ठीक है, कांस्टेंट है। हाँ भाई, अब आप इसकी तुलना करो, किसकी तुलना करोगे, इस गुणनखंड की इसके साथ करो भाई। तो देखो 1/d माइनस अल्फा, 1/d माइनस आयोटा। तो अल्फा की जगह क्या दिख रहा है भाई, यहाँ ध्यान दें, इस गुणनखंड में अल्फा की जगह आपको दिखेगा आयोटा। 1/d माइनस अल्फा, 1/d माइनस आयोटा, तो दिख गया अल्फा की जगह आयोटा। तो सूत्र में भी अल्फा की जगह आयोटा, तो ध्यान दें सूत्र में भी अल्फा की जगह आयोटा, तो ई पे पावर आयोटा एक्स। समाकलन qx, तो qx की जगह कोसेक x दिख रहा है, qx की जगह कोसेक x, तो सूत्र में भी qx की जगह कोसेक x, और फिर है ई पे पावर माइनस अल्फा, अल्फा का मान था आयोटा, तो ई पे पावर माइनस आयोटा x dx। ये लो, तो ये एक रिजल्ट लिख लिया मैंने पहले वाले के संगत। ठीक है, अब दूसरे वाले के संगत लिखेंगे। तो अब माइनस में 1/2 आयोटा, अब दूसरे वाले को कंपेयर करो भाई। तो देखो 1/d प्लस आयोटा को कंपेयर करो 1/d माइनस अल्फा से। क्या बोल रहा हूं मैं, 1/d प्लस आयोटा को कंपेयर करो 1/d माइनस अल्फा से, और अल्फा का मान निकालो। तो बताओ क्या मान आएगा अल्फा का, तो माइनस अल्फा बराबर है आयोटा के, तो अल्फा बराबर माइनस आयोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। कैसे कि ये जो d प्लस आयोटा दिख रहा है ना, इस d प्लस आयोटा को ऐसे लिखो d माइनस माइनस आयोटा, ऐसे लिखो इसको कि ये जो d प्लस आयोटा दिख रहा है इसको लिखो d माइनस माइनस आयोटा, ताकि माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाए। और अब कंपेयर करके देखो इसको, तो d माइनस की जगह d माइनस, तो अल्फा की जगह माइनस आयोटा, तो अल्फा की जगह क्या है माइनस आयोटा, तो यहाँ भी अल्फा की जगह माइनस आयोटा। समाकलन कोसेक x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पहले ही माइनस आयोटा है, तो माइनस अल्फा का मतलब प्लस आयोटा है भाई, सही लिखा है। तो अंदर है माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पहले ही माइनस आयोटा है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। या आप डायरेक्ट ध्यान रखो कि बाहर प्लस का आयोटा आया है तो अंदर माइनस आएगा, और बाहर माइनस आया है तो अंदर प्लस आएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव्स। अब देखें भाई इससे आगे, तो अब पहले वाले को सोल्व कर रहा हूँ 1/2 आयोटा ई पे पावर आयोटा x इंटीग्रल कोसेक x ई पे पावर माइनस आयोटा x। हाँ भाई, ई पे पावर माइनस आयोटा x ये रहा लिखा हुआ, ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ध्यान रहे, ई पे पावर माइनस आयोटा x को लिख दिया है मैंने कोस x माइनस आयोटा साइन x। यहाँ से ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्मूले से माइनस में 1/2 आयोटा ई पे पावर माइनस आयोटा x कोसेक x
ई पे पावर आयोटा एक्स, हाँ भाई ई पे पावर आयोटा एक्स, ई पे पावर आयोटा थीटा दिख रहा है ऊपर, तो ई पे पावर आयोटा एक्स होगा कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? तो ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स तो हो गया कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, ई पे पावर प्लस आयोटा एक्स हो गया कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो यहाँ तक, तो इसे नोट करें। तो कर लिया नोट। अब ध्यान दे इधर, सी एफ ध्यान रखना क्या आया था, लास्ट में लिखूंगा सी एफ प्लस पी आई, तो ये सी एफ लिखा हुआ है यहाँ और पी आई निकाल रहे हैं। तो ये सी एफ था। अब ध्यान दे भाई, तो बराबर, तो पी आई निकाल रहे थे, तो पी आई बराबर चल रहा है 1/2 आयोटा। अब देखो इधर ई पे पावर आयोटा एक्स, तो बाहर लिखा हुआ है ई पे पावर आयोटा एक्स, हाँ भाई कोसेक का गुणा करो अंदर, तो कोसेक होता है 1/sin और ऊपर कोस, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोसेक मतलब 1/sin, अंदर कोस से गुणा होगा तो कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, ये हो जाएगा कॉट, कोसेक और साइन, तो कोसेक होता है 1/sin और ये साइन, तो 1/sin और साइन कट गए, तो आयोटा बचा केवल, तो माइनस आयोटा डी एक्स। ठीक है, तो ये तो पहले का रिजल्ट -1/2 आयोटा। अब दूसरे वाले का जिसमें क्या है ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, तो वही कोसेक को 1/sin तो ये कोस बटा साइन कॉट प्लस आयोटा, क्यों, क्योंकि 1/sin इस साइन से कट गया, तो प्लस आयोटा केवल डी एक्स। तो इस तरीके से, तो 1/2 आयोटा कर्ली ब्रैकेट ई पे पावर आयोटा एक्स, हाँ भाई करो समाकलन कोट का, तो कोट का समाकलन होता है log sin x, आयोटा तो खुद की जगह रहेगा, तो आयोटा बाहर गया तो यहाँ बचा 1, तो 1 का समाकलन x -1/2 आयोटा ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, अगेन वापस से कोट का समाकलन log sin x और आयोटा का समाकलन आयोटा x, इस तरीके से। और अब देखो आप कॉमन क्या है, तो पहली बात तो 1/2 आयोटा कॉमन है भाई, 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा, तो ये तो मैंने कॉमनली बाहर लिख दिया। log साइन के साथ में देखो क्या है, तो log साइन के साथ में क्या है, यहाँ तो है ई पे पावर आयोटा एक्स, log साइन के साथ में ई पे पावर आयोटा एक्स, और यहाँ क्या है log साइन के साथ में, यहाँ log साइन के साथ में है माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, तो माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, ध्यान रहे। तो log साइन के गुणांक देख रहा हूँ, तो log साइन का गुणांक है ई पे पावर आयोटा एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, और अब मैं गुणांक देख रहा हूँ माइनस आयोटा एक्स के, कि माइनस आयोटा एक्स के गुणांक क्या है, तो देखो माइनस आयोटा एक्स का गुणांक है ई पे पावर आयोटा एक्स, और यहाँ देखो ये रहा माइनस, तो माइनस आयोटा एक्स, तो माइनस आयोटा एक्स इसका गुणांक क्या है ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, तो प्लस में ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, इस तरीके से ध्यान रखें। तो दोबारा समझ लें एक बार क्या किया है, 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा बाहर आ चुका है, log sin x कॉमन ले लिया, यहाँ log sin x के साथ ई पे पावर आयोटा x, यहाँ log sin x के साथ माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा x, फिर माइनस का आयोटा x माइनस आयोटा x, तो माइनस आयोटा x के साथ यहाँ ई पे पावर आयोटा x, और माइनस
आयोटा एक्स के साथ ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रहे, क्वेश्चन के अंदर आयोटा नहीं था, क्वेश्चन के अंदर आयोटा नहीं था, तो आयोटा हटाना होता है बाद में। तो लॉग साइन एक्स, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई पे पावर आयोटा एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स। तो ये जो दो पद दिख रहे हैं ना भैया आपको, इनकी वैल्यूज क्या क्या आएगी। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे इस जगह अपने आप पता लग जाएगी क्या आएगी वैल्यू। इन दोनों को घटाओ आपस में, तो ई पे पावर आयोटा थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ई पे पावर आयोटा एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स। इसी टाइप की टर्म बनेगी जब आप इन दोनों को घटाओगे, इसी टाइप की टर्म्स बनेगी ना भाई। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो देख लो घटा के क्या बच रहा है। तो देखो जब घटाओगे तो इधर तो आएगा ई पे पावर आयोटा थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा। घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस, कोस से कोस कट गया, तो 2 आयोटा साइन थीटा घटाने पर। तो यहाँ लिख दूँ इसकी जगह 2 आयोटा साइन एक्स, एक्स है यहाँ थीटा नहीं है। और एक ये देखो, अब ये कब बनेगा, जोड़ने पर। तो जोड़ो इन दोनों को, तो ई पे पावर आयोटा थीटा ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा, तो जोड़ोगे तो आयोटा साइन से आयोटा साइन कट जाएगा, कोस और कोस 2 कोस। ठीक है, तो माइनस आयोटा एक्स 2 कोस एक्स। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, इस एक्सरसाइज को यदि आपको सोल्व करना है तो ये वैल्यूज ध्यान रखें। ई पे पावर आयोटा थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा होता है 2 आयोटा साइन थीटा, और ई पे पावर आयोटा थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा होता है 2 कोस थीटा। और अब भाग दे दो अलग अलग, अब आंसर आ चुका है। तो 2 आयोटा से ये 2 आयोटा कट जाएगा, तो आएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स लॉग साइन एक्स। और यहाँ देखो 2 आयोटा, ये रहा 2 आयोटा, ये 2 आयोटा कट गया, तो यहाँ बचा माइनस का एक्स कोस एक्स। तो ये आ गया पी आई। और अब जब पी आई आ गया तो अब इससे आगे अतः व्यापक हल। तो व्यापक हल होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में लिखेंगे। तो सी एफ तो बहुत पहले निकाल चुके हैं, C1 कोस एक्स C2 साइन एक्स, ये रहा। तो C1 कोस एक्स C2 साइन एक्स प्लस पी आई, ये रहा पी आई। तो पी आई आया है साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा y का मान। तो ये है फाइनल आंसर। तो शुरू में सवाल लंबे दिखेंगे आपको, एक्चुअल में लंबे नहीं हैं, प्रैक्टिस की कमी है। तो प्रैक्टिस करते जाओगे शॉर्ट में होने लग जाएंगे अपने आप। तो इसे नोट कर लें। तो ये आंसर है व्यापक हल। तो ये है व्यापक हल सी एफ प्लस पी आई। तो बस ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, और ये वैल्यूज़ कैसे निकाली है। ठीक है, तो ये केवल एक अनसोल्ड का जो 3rd बी एक्सरसाइज है उसका केवल एक क्वेश्चन किया है, दूसरा बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। तो एक बार आप ट्राई कर लें। ठीक है, सेम टू सेम इसी पैटर्न से होंगे सारे, फिर हम कल डिस्कस करेंगे उनको।